सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम जो है केमिस्ट्री का लिक्विड सॉल्यूशंस, तो क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री, जी ऑफ कोर्स जेई के लिए, ठीक है। तो एलएस लिख देता हूँ, लिक्विड सॉल्यूशन। सो लिक्विड सॉल्यूशन का जो है मैंने कुछ एक दो तीन 18, मैंने देखा कि 20-18 पीवाईक्यूज है। तो एक घंटे में जितना हो सके हम सॉल्व करेंगे। ये सारे एडवांस के क्वेश्चन है। देखो, इधर 18 है, बट देखो लिक्विड सॉल्यूशन एक ये चैप्टर पीवाईक्यू के नजरिए से इजी है। मतलब पीवाईक्यू अगर तुम देखोगे स्पेशली रिसेंट ईयर्स का, तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा टफ या फिर वैसा कुछ। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है तुमको अगर अच्छे से पढ़ाया गया होगा तो तुमसे हो जाएगा, राइट। सो और प्रीवियस में शायद इधर मैक्सिमम एमसीक्यूज है, मतलब एमसीक्यूज इन द सेंस मैक्सिमम जो करंट पैटर्न है उनका है। सब्जेक्टिव शायद ज्यादा नहीं है। सब्जेक्टिव तो 2008 या फिर उससे पहले वाला आता था, तो उससे एक दो शायद क्वेश्चन लिया है, बट वो बाकी सब नहीं लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम कंस्ट्रेंट भी है और उसके बाद क्वेश्चंस भी बहुत सारे डिस्कस करना है। तो ऑफ कोर्स मैं पहले बता देता हूँ कि हम करेंगे क्या। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन का हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब ये क्वेश्चन जैसे ठीक है, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बट समझ लो ये क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन करना होगा। ये शायद 2025 का है, राइट, 2025, मतलब पिछले साल का है, राइट। सो 2025 का है। तो ऑफ कोर्स इसमें तो थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन वगैरह मैं नहीं करूंगा। मैं तुमको फॉर्मूला वगैरह बता दूंगा, या फिर जो कॉन्सेप्ट है वो उसके बाद फॉर्मूला लगाना, वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कर तो लोगे भाई। अगर तुम्हारा जेई है तो तुम जेई दोगे तो करना तो पड़ेगा ही ना। तो ठीक है। आंसर बाकी ये सब सारे एडवांस के क्वेश्चन है, अगर तुम गूगल में सर्च करोगे तो मिल जाएगा आंसर। की मैं आंसर जो है अलग से नहीं ला पाया, सो सॉरी फॉर दैट। अगर उसका कोई प्रॉब्लम हुआ तो एक बार बता देना, या फिर गूगल में सर्च कर लेना यार। तुम तो सब जानते ही हो कि इधर को उधर कौन सा रिसोर्सेज मिलता है, राइट। सो इधर कुछ 18-20 क्वेश्चन है, तो देखते हैं 10 के ऊपर जाता है कि नहीं। अगर अच्छा लगा तो फीडबैक देना भाई, कि नेक्स्ट सेशन भी अगर लाएंगे तो ठीक है, राइट। सो पहला क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ओके, द मिक्सचर, अच्छा मिक्सचर्स। सो ये एमसीक्यू है, मतलब मल्टीपल करेक्ट है। शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ तो आता है ना यार, मैं अभी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाने बैठा, मैं बस एडवांस के पीवाईक्यूज में डिस्कस करूंगा, राइट। सो मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एट 35 डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन बेसिकली बात किया है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मिथेनॉल, मतलब CCl4। एक बार हर एक का स्ट्रक्चर लिख लो, ठीक है। तो CH3OH मिथेनॉल हो गया। एसीटोन CH2 हो गया, और एसीटोन तो तुम्हारा CH3CH3CO है, तो मतलब CH3 मैं बस रफली में कर रहा हूँ, ठीक है। बेंजीन और टोलुइन, ये तो तुमको पता ही होगा भाई। बेंजीन और टोलुइन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेंजीन और टोलुइन तो दोनों ही मतलब एरोमेटिक है, और वैसे भी उनका सोल्यूशन आइडियल रहता है। तो ये एनसीईआरटी में भी है, तो पढ़ लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। फिनॉल और एनिलिन। फिनॉल फिनॉल क्या क्या है स्ट्रक्चर फिनॉल, तो ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH, ठीक है, फिनॉल। और एनिलिन मतलब NH2, राइट। सो इतना इतना ड्रॉ कर देता हूँ, NH2। तो क्या तुमको दिख रहा है कि, समझ लो ऐसा कुछ समझ लो कि, ऐसा समझ लो कि ये जो है, अगर देखो इस मॉलिक्यूल को रिएक्ट कर, तो ठीक है। अब तो एनिलिन और फिनॉल को देख लो। तो ये जो मॉलिक्यूल्स अगर ये साथ मिला देंगे तो पता है क्या होगा। देखो ऑक्सीजन, इधर जो ऑक्सीजन है यहाँ का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। तुमको दिख रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, राइट। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो क्या होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो तुम्हारा जो अच्छा, तुमको पॉजिटिव डिविएशन मतलब पता है ना। पॉजिटिव डिविएशन मतलब जो एक्सपेरिमेंटल जो प्रेशर है वो कैलकुलेटेड प्रेशर से ज्यादा आएगा। तो वो कब आएगा, जब नेगेटिव डिविएशन होगा, राइट। सो सॉरी, जब पॉजिटिव डिविएशन होगा, राइट। सो ये पॉजिटिव डिविएशन होगा। पॉजिटिव डिविएशन कब होगा, जब जो कॉम्बाइनिंग मॉलिक्यूल्स है उनका इंटरेक्शन फोर्स मतलब कम हो जाएगा, राइट। तो इधर तो साफ साफ दिख रहा है कि इंटरेक्शन फोर्स बढ़ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, तो ये तो और स्ट्रांग हो गया। तो मतलब इसका जो प्रेशर है वो तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, वो तो कम हो जाएगा, राइट, क्योंकि और इंटरेक्शन बढ़ गया। तो ऑफ कोर्स ये नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव डिविएशन है, राइट। सब कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथानॉल। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथानॉल, भाई ये भी तो आसान है ना। ये भी तो भाई देखो, CCl4 और CH3OH ले लो, CH3 और OH, राइट। तो जब तुम इन दोनों को मिलाओगे
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इसमें। तो जब तुम मिलाओगे तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल आ जाएगा, राइट। सो हाइड्रोजन मतलब इंटरमॉलिक्यूलर सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कम हो जाएगा, राइट। क्योंकि मीथेन मॉलिक्यूल्स तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो पॉजिटिव डिविएशन, सो ए करेक्ट होगा। अब कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, भाई ये तो एकदम आसान है भाई। कार्बन डाइसल्फाइड अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो तुमको क्या पता चल रहा है कि सी एस इधर है, ठीक है। तो और क्या हो गया कि देखो कार्बन डाइसल्फाइड ये तो पोलर है, पोलर कंपाउंड, और एसीटोन भी पोलर है। तो दोनों पोलर है, ठीक है। तो जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो मतलब एसीटोन मॉलिक्यूल्स का जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉर्मली ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। एसीटोन स्ट्रक्चर लिख लो ना कि कितना होगा, COO CH3 तो ठीक है। तो इधर तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन अगर होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब CH2 के साथ मिल जाएगा तब इंटरेक्शन कम हो जाएगा, मतलब ये भी तुम्हारा पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, राइट। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही था कि जो CH3 सॉरी एसिड हाँ CH3CH3COO मतलब एसीटोन का जो मॉलिक्यूल्स है उनमें जो इंटरेक्टिव फोर्स है वो ज्यादा होगा, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और अगर फोर्स ज्यादा हुआ तो इनिशियली फोर्स ज्यादा था, बट मिक्स होने के बाद फोर्स कम हो गया। फोर्स कम हो गया इन द सेंस दैट पॉजिटिव डिविएशन हो गया, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स टोटल था कि वो डिक्रीज हो गया, राइट। सो ये एक आसान था क्वेश्चन था, मतलब इसमें कुछ ज्यादा सोचने का ही नहीं था। बस तुमको अगर एग्जाम्पल याद होगा तो डायरेक्ट ये भी बन जाएगा, बट मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बता दिया ताकि तुमको क्लियर हो जाए, राइट। हाँ, ठीक है। 2025 का, ठीक है, एडवांस का लिक्विड सोल्यूशन, राइट। सो बताया क्या गया है कि एट 300 केल्विन एन आइडियल डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ अ मैक्रोमोलिक्यूल एग्जिस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला तो पता है ना कि पाई इक्वल टू CRT होता है, CRT, राइट। CRT, सी मतलब तुम्हारा मोलैरिटी, राइट। तो ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ हाइट एज ऑफ द सॉल्यूशन डेंसिटी इतना एच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। द कंसेंट्रेशन, हाँ ये तो हो जाएगा भाई, ये तो आसानी से हो जाएगा। ये तो बस फिजिक्स का थोड़ा दिमाग लगा दो कि रो जी एच इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब CRT। अब दिया क्या क्या दिया गया, CRT को तुम ऐसे लिख लो। CRT को तुम मोलारिटी है तो मोलारिटी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू मोल्स। मोल्स को तुम ऐसे लिख रख हमको बोला क्या गया कि मोलर मास निकालना, ठीक है। तो मोल्स को कैसे लिखोगे, वेट बाय मोलर मास, ठीक है। तो RT तो कांस्टेंट है, ये तो तुमको पता है, ये पूरा वैल्यू तुमको पता है, राइट। और W/V क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ W/V भी दिया है, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डायरेक्ट सोल्यूशन है तो मैक्रोमोलिक्यूल दो, ठीक है। इधर इधर दो बैठा देना, यूनिट्स वगैरह ठीक से बैठा देना, ठीक है। तो इधर W/V जो है वो 2 हो जाएगा। ये वैल्यू भी पूरा दिया दिया हुआ है, देखो डेंसिटी 1 दिया है, G 10 दिया है, और हाइट को सेंटीमीटर में दिया है 2 सेंटीमीटर। तो इसको 2 सेंटीमीटर तो तुम तो कर ही लोगे अब, 2/100 मीटर। तो यूनिट वगैरह ठीक करके तुम RT का वैल्यू बैठा देना कि R का वैल्यू भी दिया हुआ है और टेम्परेचर तो 300 केल्विन दिया ही हुआ है। तो बस एम निकल जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं था भाई, इतना आसान क्वेश्चन, राइट। इसलिए मैं बता रहा था कि फियर को ड्रॉप करो, राइट। फियर जब ड्रॉप करोगे तभी क्वेश्चन बनेगा, राइट। सो ये बस थोड़ा फिजिक्स का दिमाग लगाना था कि हाँ ये तो क्लास 9 10 में भी पढ़ते हैं कि हाँ लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर होता है वो ρGH होता है। तो ρGH इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगा दो मतलब CRT, ये तो तुमको पता होगा ना, तो बस हो गया। अ, ये मैंने ऑर्डर में रखा है शायद, तो शायद ये 2024 होगा, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, बट ठीक है, देखते हैं एक बार, देखते हैं क्या 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 बोलता है क्वेश्चन, ठीक है। वेसल वन कंटेन्स W2 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एक्स, अच्छा ठीक है, एक सोल्यूट है, और W1 ग्राम ऑफ वाटर है। बोथ वेसल्स कंटेन अनदर सॉरी वेसल टू कंटेन्स W2 ग्राम ऑफ अनदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, अच्छा मतलब सेम वेट, ठीक है, सेम वेट is also dissolved in W1 gram of water. Both the vessels are at same temperature and pressure. The molar mass of X is 80% that of Y. The Wandt factor for X is 1.2 times. ठीक है। एलिवेशन, अरे भाई भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो TF सॉरी TB का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, KF इंटू मोलालिटी, KB इंटू मोलालिटी, राइट। सो इक्वल टू KB
टाइम्स मोलालिटी। देखो अब मोलालिटी तो शायद सॉरी आई भी होगा क्योंकि इधर वोंट ऑफ फैक्टर भी मेंशन है। सो वोंट ऑफ फैक्टर बस अब एक लिख लो कि टी बी एक्स बाई सॉरी डेल्टा टी बी एक्स बाई डेल्टा टी बी वाई। इधर एम एम तो शायद कट जाएंगे क्योंकि देखो W2 W1 में, हाँ तो एम एम कट गया क्योंकि सेम सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डाला गया है तो एम एम कट जाएगा। सो ये के बी एक्स और आई एक्स बाई के बी एक्स, इधर आई वाई बाई के बी वाई, के बी वाई। तो ये देखो तो दिया हुआ ना शायद, ये देखो मोलर मास केबी 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 कहाँ गया। ओ सॉरी सॉरी, एक 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 छोटा सा गलती हो गया, एक छोटा सा गलती हो गया कि नहीं ठीक ही तो है मतलब छोटा सा गलती हो गया शायद मोलारिटी W1 ग्राम। अरे यार हाँ हाँ सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। मोलालिटी तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम होता है, राइट सॉरी इन केजी। राइट, तो इधर मोलालिटी कैंसिल नहीं होगा। मैं सोचा कि हाँ मैं गलती से W1/W2 सोच लिया था, सॉरी W2/W1 सोच लिया था, राइट। तो ये नहीं होगा। तो केबी तो कट जाएगा क्योंकि केबी 1 और केबी 2 तो इक्वल है क्योंकि शायद बोल दिया कि हाँ वो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर में है। तो केबी तो कट गया, राइट केबी गया। और आई का रिलेशन तो तुमको दिया हो गया है कि आई एक्स इक्वल टू 1.2 टाइम्स दैट ऑफ वाई। तो इधर इसको 1 ले लो, इसको 1.2 ले लो। और मोलालिटी कैसे निकालोगे, मोलालिटी कितना हो जाएगा मोल्स बाई W1। W1 ही तो है ना वेसल का, हाँ तो W1 तो कट जाएगा। तो बस क्या बचेगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स बचेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स पहले केस में होगा W1/M1 और W2/M2। तो सो W1 बाई ये W2 बोला था ना, W2 ग्राम ऑफ अनदर, ओके। सो W2 बाई ये बस मैं थोड़ा सिंबल में शायद गलत कर सकता हूँ बट कॉन्सेप्ट तो तुमको समझ आ ही गया ना कि मोलारिटी कैसे निकालोगे। मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ तो जो वाटर है, सॉरी वॉल्यूम नहीं, मास ऑफ वाटर तो दोनों में सेम है तो वो ऊपर नीचे कट जाएगा। और जो मोल्स होगा, मोल्स पहले वाला का मोल्स कितना होगा गिवन वेट मतलब जो W2 है बाई सॉरी हाँ W2 है बाई M1। सेकेंड का वेट क्या होगा W2 जितना मास दिया हुआ है बाई M2। तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दो, M2/M1 आ जाएगा, डेल्टा टी बी एक्स बाई डेल्टा टी बी वाई आ जाएगा। सॉल्व कर दो, आंसर शायद 150% आएगा। मैं करा था थोड़ी देर पहले तो शायद 150% आ गया, ठीक है। तो अगेन इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी में थोड़ा गलती हो गया तो इस बार से नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक ठीक से वेट करके करेंगे, ठीक है। मतलब पहले पूरा पढ़ के करेंगे, ठीक है। तो एक मोड बट मैं बस गलती कर दिया कि जल्दी में, बट तुमसे गलती नहीं होना चाहिए। केवी तो कट गया, आई का रेशियो दिया हुआ है और मोल्स भी तुम निकाल ही सकते हो, राइट। तो मोल्स क्या हो जाएगा गिवन वेट बाई जो मॉलिक्यूलर मास है तो उससे निकल जाएगा। तो नथिंग टू टफ, राइट। अब इस वाले में आते हैं, ये पता नहीं शायद 2023 का होगा या फिर क्या, अभी ज़्यादा याद नहीं आ रहा बट एनीवेज 50 ml 0.2 मोलर यूरिया सोल्यूशन डेंसिटी इतना है, इट्स मिक्स विद 250 ml ऑफ इतना यूरिया, बोथ द सॉल्यूशंस वेर प्रिपेयर्ड इन द सेम सॉल्वेंट, तो ऑस्मोटिक प्रेशर। अरे भाई ये तो फिर यही वाला क्वेश्चन हो गया ना, ये तो 2025 वाला क्वेश्चन हो गया। मतलब वो रोजेज नहीं है, बस इधर तुमको ऑस्मोटिक प्रेशर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है CRT। तो ये तो भाई ये तो कंसंट्रेशन टर्म्स का क्वेश्चन, ये तो आइडियली सोल्यूशन का क्वेश्चन है भी नहीं। ये फॉर्मूला बस जो है हाँ ठीक है सोल्यूशन में पढ़ाया जाता, फाइन। CRT तो दिया हुआ है, सी कैसे निकालोगे बोलो। सी क्या होगा, देखो सी मोलालिटी नहीं होगा, मोलारिटी होगा, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो एक काम कर लो, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, इससे इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। और इसमें तो डायरेक्ट वेट दिया है तो इससे तो वेट डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। यूरिया का 60 है तो 0.06/60, तो जितना मोल्स है let's say इसमें से N1 मोल्स आया और इसमें से N2 मोल्स आया, तो क्या कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है देखो, वॉल्यूम है 50 + 250 मतलब 300। तो ये कर दो, ठीक है। तो इसमें से 50 ml 0.2 मोलर यूरिया सोल्यूशन जो है उसमें कितना मोल यूरिया है वो निकाल लो। और उसके बाद 50 ml में कितना है वो निकाल लो, कितना मोल होगा। और 0.06 ग्राम तो डायरेक्ट दिया ही गया है तो मोल से ऐड कर दो, टोटल वॉल्यूम ऐड कर दो, बस आंसर मिल जाएगा, राइट। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है नो मोल मोल निकाल के ऐसे कर दो, कोई कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स का क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लो यार अगर नहीं आता तो,
ठीक है, नहीं आता तो बड़ी दिक्कत का बात है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बिना केमिस्ट्री कैसे पढ़ोगे, राइट? तो ये भी अच्छा मतलब बस कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा कि दिख रहा है कि डेंसिटी जो है 1.012, इससे वेट वगैरह वॉल्यूम को मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी लिखना पड़ेगा, तो उससे आएगा, बट ठीक है, मतलब हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन ही है बस इसमें, और कुछ नहीं है, राइट? सो फॉर्मूला बस पता होना चाहिए कि हाँ पाई इक्वल टू सी आर टी, और उससे हो जाएगा, राइट? ये भी आसानी से हो गया, राइट? सो बी वाला, ठीक है। अब तक समझ में आ रहा है ना? कि अगर समझ में नहीं आया तो एक बार बता देना, कि डाउट पूछ लेना कि हाँ कहाँ समझ में नहीं आया, तो होपफुली अगर तुमने चैप्टर ढंग से पढ़ा है, या फिर मतलब तुमको थोड़ा आइडिया है कि चैप्टर का, तो फिर तुम समझ जाओगे, क्योंकि ये सब तो एडवांस में तो पीवाई क्यूज उतना टफ नहीं आता इस चैप्टर का, देखो पूरा फार्मूला बेस्ड है। इसमें शायद, इसमें तो पूरा रट्टा था, ये तो शायद एनसीईआरटी में मिल जाएगा तुमको। इसमें बस थोड़ा फिजिक्स का दिमाग लगाना था, रोज एज इक्वल टू सी आर टी। इसमें भी वही एक छोटा सा कैलकुलेशन कर दिया, बट फॉर्मूला ये है के एफ के बी इंटू मोलारिटी मोलालिटी। इसमें पाई इक्वल टू सी आर टी। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ठीक है। एन एक्वा सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, अच्छा ठीक है, एक्वा सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.1 मोल ऑफ आयोनिक सॉल्ट इन 1.8 kg वाटर एट 35, ठीक है। The salt remains 90% dissociated in the solution. The vapor pressure of the solution is इतना, vapor pressure of water at 35 is इतना, ठीक है ठीक है। ये तो हो जाएगा, ये फिर से वही कैलकुलेशन वगैरह देखो। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पता है ना, कि आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मतलब ऑफ कोर्स आर एल वी पी का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो पता होगा ना, कि फॉर्मूला क्या होगा, कि पी डिग्री माइनस सोल्यूशन का जो है बाई पी एस, फिर से सोल्यूशन, इक्वल टू एन टू बाई एन वन। एन टू क्या है, सल्यूट का, और एन वन क्या है, सॉल्वेंट का मोल्स। तो देखो क्या दिया गया, ये वाला वैल्यू तो निकल जाएगा, क्योंकि पी डिग्री दिया है 60, पी एस तो तुमको पता ही है 59.794। अब ये भी तो 0.1 दिया है, कि देखो कि 0.1 ऑफ आयनिक सॉल्ट दिया गया है, ठीक है, 0.1। और इधर शायद एक आई का फैक्टर भी आएगा, तो उसको भी कंसिडर कर लेना, ठीक है। तो मतलब आई का फैक्टर तो भाई तुम वोंट ऑफ फैक्टर तो कंसिडर निकालोगे ना, या फिर वो भी बता दूं मैं? ठीक है, बता ही देता हूँ, वरना फिर से तुम कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। देखो, तो समझ लो एक इक्वेशन है, ठीक है। तो इधर क्या बोला गया है, इधर बोला गया है कि डिसोसिएशन, ठीक है। तो समझ लो कि एक सॉल्ट है, या फिर कोई भी आयन है, तो वो एन और आयंस में डिसोसिएट कर गया। तो मतलब लेट्स से ए डिसोसिएट्स टू एन बी, राइट? तो इससे तो तुम निकालोगे, पता है क्या? ठीक है, मैं बता देता हूँ, रुको। लेट्स से ए का 1 मोल है, तो फिर इनिशियली बी का 0 है, ठीक है। तो लेट्स से ये अल्फा टाइम्स डिसोसिएट, मतलब अल्फा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो लेफ्ट आउट अमाउंट इसका क्या होगा, 1 - अल्फा। इसका कितना फॉर्म होगा, एन अल्फा। अब आई तो निकालोगे ना, आई आई मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड कितना हो जाएगा, 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा, राइट? तो ये टोटल नंबर, तो ये आई हो जाएगा। तो शायद सारा तो सब कुछ बोल ही दिया ना, देखो देखो देखो, सब तो बोल ही दिया कि हाँ आई जो है तुम्हारा अल्फा अल्फा जो है वो 0.9 दिया गया है। तो 0.9 इधर बैठा लो, कि इसमें इस फॉर्मूला में बैठा लो कि 1 - 0.9 प्लस 0.9 अल्फा से 0.9 एन। एन तो तुमको पता नहीं है कि कितना में होगा, तो वही तो निकालना है ना यार, वही निकालना है कि नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर यूनिट, मतलब डिसोसिएशन के बाद कितना आयंस फॉर्म होगा। तो 1 - 0.9 प्लस 0.9, फाइन। तो इसको इधर बैठा दो, इस आई का वैल्यू को। और अब क्या करोगे, अब तो तुमको एन वन तो पता है ना, एन वन तो शायद दिया गया है कि 1.8 kg है। तो एन वन देखो कहाँ गया, एन एन वन देखो 1.8 kg है, मतलब 1800 तो 100 इसका दिया है, 0.1 इसका दिया है, देखो। और ये वैल्यू तुमको पता है, और आई को भी तुमने निकाल लिया। आई में देखो सिर्फ एन है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, अब तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो उधर से n निकालो, उधर से मतलब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 - 0.9 मतलब कितना हो जाएगा, 0.1 प्लस 0.9 एन इन इंटू इंटू क्या है, 0.1 बाई 100 इक्वल टू जो वैल्यू इसका आएगा उधर सॉल्व कर लेना, और एन निकाल लेना। ये तो एकदम अप्रोक्सीमेटली शायद N5 आएगा, ठीक है। तो देख लेना, आ जाएगा, एकदम आसान है, कोई कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कि जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाँ पी डिग्री माइनस पी एस इक्वल टू आई इंटू एन टू बाई एन वन, और
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कुछ लोग फॉर्मूला रटते हैं, इसका फॉर्मूला रट लेते हैं कि सोचना ठीक है फॉर्मूला रट लो। अरे भाई एग्जाम में ऐसे आ जाएगा तो तुम फॉर्मूला रट के करोगे, अगर याद है तो ठीक है, वरना अगर भूल गए तो डिराइव करना आना चाहिए ना, तो डिराइव कर लेना यार, ठीक है। तो अगर याद नहीं है तो ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला का जो है पार्ट ए, मतलब इधर से वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है, तो देखो इधर क्या बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज x डिग्री सेल्सियस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर। ठीक है, तो पहले इस एक्स को निकालना है। सेकेंड पार्ट जो है, मतलब ये दो क्वेश्चन आया था कि पहला बोला था कि हाँ एक्स का वैल्यू निकालो और वाई का भी वैल्यू निकालो। तो पहला पार्ट तो एकदम ही मतलब क्या बताऊँ, इजी है। तो बस देखो ये तो हो ही जाएगा ना भाई, AgNO3 देखो किस में डिसोसिएट होगा। AgNO3 तुमको Ag प्लस और NO3 माइनस में होगा। देखो I इक्वल टू 2 आ गया ना AgNO3 का, AgNO3 का I इक्वल टू 2 होगा। तो अब क्या पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट बता दो, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के एफ, सॉरी के बी देखो 0.5 मतलब हाफ, इंटू मोलालिटी। मोलालिटी कितने 0.1 दिया गया है भाई, सब देख दिया है, ठीक है। 0.1 इंटू आई 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 भी तो होगा ना, आई के बी इंटू एम होता है ना, आई इंटू के बी इंटू एम, तो आई कितना हो गया, आई 2 हो गया, दो कट गया। टी भी देखो कितना आ गया 0.1, ये तो डायरेक्ट आ गया भाई, कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब अगर तुम वैल्यू ऑफ एक्स को 0.1 दे दोगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो पूछा क्या गया है, वो पूछा कि बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में तो ये तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये तो डेल्टा टी भी है। तो देखो, और इसके साथ 100 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इधर बता दिया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा कितना ज्यादा होगा कि डेल्टा टी भी है, डेल्टा टी भी ज्यादा होगा। तो 100 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा 100.1। तो देखो पहला पार्ट तो एकदम ही ईजी था, कुछ था ही नहीं, मतलब एकदम एकदम क्या बोलूं, एकदम ईजी था। सेकेंड पार्ट में अगर तुमको कुछ घिसी पिटी तरीका से करना है तो ठीक है, लेकिन बट ये जो मेथड है मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ठीक से देखो, राइट। आई मीन ये तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस कि पहले वाला तो एकदम ही लल्लू है, ठीक है। तो पहले वाला तो एकदम इजीली हो जाएगा, मतलब अगर बोर्ड में भी दे दोगे तो हो जाएगा, राइट। बट सेकेंड वाला का कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो वो डिस्कस करते हैं, राइट। तो ठीक है, आ जाओ। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक कंटेनर एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो एक कंटेनर है, तो उसके अंदर पहले से 0.1 मोलर तुम्हारा क्या बताऊँ सिल्वर नाइट्रेट है, तो 0.1 मोलर, ठीक है, AgNO3। तो ऑफ कोर्स वो तो आयंस में रहेगा ना, तो आयंस में लिख देते हैं आयनिक फॉर्म में कि ठीक है, समझ लो कि एक कंटेनर है। इनिशियली उसमें क्या है 0.1 मोल Ag प्लस आयन है, Ag प्लस आयन। उसके बाद NO3 माइनस आयन कितना है 0.1 मोल, राइट। तो ये इनिशियल इनिशियल जो था ये वो है, ठीक है। अब हमको बोला है कि इसमें एक इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर एक्वस BaCl2 दे दिया, ठीक है। BaCl2 ऐड कर दिया, तो BaCl2 का कंसेंट्रेशन क्या होगा इनिशियली, ये सब इनिशियली, हाँ ठीक है, इनिशियली। ये सब कहाँ लिखूं कि ये सब फाइनल नहीं है, फाइनल मैं बताता हूँ कि रिएक्शन वगैरह होगा, राइट। तो देखो देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जैसे ये इनिशियली है, राइट, इनिशियल ये पूरा ये जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं ये इनिशियल के लिए, ठीक है। अगेन प्लीज इग्नोर माई हैंड राइटिंग, राइट। सो इनिशियली देखो 0.1 मोलर तुम्हारा सेम सेम वॉल्यूम का BaCl2 डल गया, ठीक है। तो बेरियम का कितना आयन हो गया, बेरियम का हो गया 0.1, और क्लोरीन का कितना होगा, क्लोरीन का डबल हो जाएगा, तो क्लोरीन का कितना होगा 0.2 हो गया। फाइन, तो ये तो ठीक है, ये तो तुमको समझ आ रहा है कि ये तो नॉर्मल जस्ट भाई अगर लिख लो बस कि Ba++2Cl- इसमें ब्रेक होगा ना क्लोरीन BaCl2, तो 0.1 उसका था तो 0.1 इसका हो गया, और 0.2 इसका हो गया। ऑफ कोर्स एज्यूमिंग कि ये फुल्ली डिसोसिएटेड है। एक मिनट मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ कि कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में कुछ दिया है या नहीं। नहीं नहीं, इधर लिखा है कि सोल्यूबल सॉल्ट डिसोसिएट कंप्लीटली, हाँ, तो फिर 100% डिसोसिएशन है, तो कोई नहीं, तो हाँ ठीक है, इसमें इनिशियली 0.1 और 0.2। तो अ, एक क्या क्या हुआ देखो, बी ए प्लस का आयन आ गया, बी ए प्लस का आयन आ गया, कितना आ गया 0.1, और सी एल माइनस का आयन आ गया, कितना आ गया 0.2। अब देखो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ है, ठीक है।
Cl माइनस और Ag प्लस रिएक्ट करेगा। क्या तुमको पता है क्यों 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 रिएक्ट करेगा? क्योंकि वो इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनाएगा, AgCl। AgCl पूरा सोल्यूशन से ही बाहर हो जाएगा अगर हम मिक्स करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट को समझो, अगर हम मिक्स करेंगे तो पूरा Ag, देखो रिएक्शन क्या होगा, BaCl2 प्लस AgNO3 गिव्स आउट BaNO3 होल 2 और AgCl। तो देखो BaNO3 होल 2 भी आयंस में ब्रेक हो जाएगा, बट AgCl एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो AgCl को हमको आउट करना है, मतलब पूरा सोल्यूशन से निकाल देना है। तो जब हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है, एक सेकंड में मिटा देता हूँ, ठीक है, ये सब बाकी जो लिखा है, ठीक है। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, क्योंकि देखो एक तो ये तो इन सबको एक, ये तो अलग अलग कंटेनर्स में है, राइट? तो अब इनको मिक्स कर दिया। तो जब मिक्स कर दिया तब तुम मुझे क्या बता पाओगे कि इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा Ag प्लस का, ठीक है। बी ए प्लस का बता दो पहले, क्योंकि बी ए प्लस तो रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ये जस्ट आफ्टर मिक्सिंग है, ठीक है। जे ए एम जैम, ठीक है, जस्ट आफ्टर मिक्सिंग। अभी रिएक्ट वगैरह कुछ नहीं हो, रिएक्शन बाद में देखेंगे, ठीक है। ये जस्ट आफ्टर मिक्सिंग है, ठीक है। तो जब मिक्स होगा तो बताओ क्या होगा। बी ए प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा बताओ? 0.1? नहीं नहीं नहीं, 0.1 नहीं होगा, 0.1/2 होगा। क्यों क्यों क्यों? देखो, इनिशियली 0.1 था, अब 2 ml हो गया ना, 2V हो गया ना सोल्यूशन का। देखो इनिशियली तो इतना 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट, और इनिशियली इसमें अलग कंटेनर में 0.1 मोलर BaCl बी ए प्लस आयंस था। बट अब जब दोनों मिल गया नया सोल्यूशन में, नया सोल्यूशन में 0.1 मोल Ba प्लस आयंस ही है, लेकिन वॉल्यूम डबल हो गया। क्या तुमको समझ में आ रहा है बात कि वॉल्यूम डबल हो गया? ये देखो इक्वल वॉल्यूम बोला है ना, कि इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम जो है टोटल कंटेनर का डबल हो गया, बट आयन का कंसेंट्रेशन मतलब मोल्स उतना ही रहा। तो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ऑफ कोर्स। तो बी ए प्लस का हाफ हो जाएगा, क्लोरीन माइनस का क्या हो जाएगा? जस्ट आफ्टर मिक्सिंग का बात, हाँ, 0.1 हो जाएगा, 0.2/2 मतलब 0.1 हो जाएगा। अच्छा बताओ, ए जी प्लस का क्या हो जाएगा? ए जी प्लस का 0.1 पहले से था, वॉल्यूम डबल हो गया, तो 0.1/2, 0.1/2। अब NO3 माइनस का कितना हो जाएगा ना, सेम NO3 माइनस का भी 0.1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम देखो, हैंड राइटिंग तो इग्नोर करना प्लीज, अगेन वंस मोर बता देता हूँ, ठीक है। Cl माइनस और Ag प्लस रिएक्ट करेगा। अब देखो रिएक्शन क्या होगा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस तुमको देगा AgCl, राइट, AgCl। तो क्या तुमको दिख रहा है कि इधर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ऑफ कोर्स Ag प्लस, क्योंकि उसका कंसेंट्रेशन कम है तो वो पहले खत्म हो गया। ये 0.1/2 था, ये 0.1 था, और ये फॉर्म होगा। तो AgCl को तो कंसीडर में नहीं लेना ना, क्योंकि वो तो बनेगा भी, वो तो एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा, उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, राइट। तो 0.1 इसका खत्म हो गया। तो इसका कितना लेफ्ट है? आयंस का बात कर रहा हूँ, आयंस आयंस देखना पड़ेगा ना। तो इसका कितना लेफ्ट है? 0.1/2। तो अल्टीमेटली, और बाकी सब तो सेम रहेंगे, बस Ag प्लस खत्म हो गया और Cl माइनस का जो कंसेंट्रेशन है वो 0.1/2 हो गया। बाकी सब तो सेम है ना। तो अब फाइनली फाइनल का बात कर रहा हूँ, फाइनल में क्या होगा? फाइनली बी ए प्लस जितना था उतना ही रह जाएगा। बी ए प्लस कितना था देखो, Ba2 प्लस, सॉरी, Ba2 प्लस कितना था? Ba2 प्लस था, ये 2 प्लस होगा ना, तो प्लीज इग्नोर दैट एरर, राइट। तो Ba2 प्लस कितना होगा? 0.1/2, उतना ही था तो उतना ही रह जाएगा। अब और Cl माइनस कितना हो गया? Cl माइनस पॉइंट हाफ हो गया, सॉरी, 0.1/2, राइट। और और क्या था? NO3 माइनस, NO3 माइनस भी तो रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि NO3 माइनस तो मतलब रिएक्ट ऑफ कोर्स किया, BaNO3 होल ट्वाइस बनाया, बट उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो आयंस में फिर से टूट जाएगा। तो NO3 माइनस कितना हो गया? 0.1/2, फिर से वही वही सेम। अब Ag प्लस का क्या हो गया बता दो एक बार? Ag प्लस का 0 हो गया, क्योंकि पूरा Ag प्लस तो रिएक्ट करके AgCl बना दिया, राइट। तो अब फाइनली तुम्हारे सोल्यूशन में ये प्लस ये इतने टोटल आयंस बचा है। तो आई, सो कॉल्ड आई, ऑफ कोर्स आई वैसे डिफाइन नहीं कर सकते, बट आई टोटल कितना हो जाएगा देखो? 0.1/2, 0.1/2, 0.1/2, द 0.3/2 हो जाएगा। ये सो कॉल्ड आई। आई मतलब अल्टीमेटली आई का फॉर्मूला मत रटो, अल्टीमेटली आई का मतलब ही क्या होता है? आई का मतलब कि उसमें जो सोल्यूशन में है, जो सोल्यूशन है उसमें कितने आयंस है, उतने आयंस के कोरेस्पॉन्डिंग हमारा टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट राइज होगा, ठीक है। तो अब
डेल्टा टीबी मिक्सचर, देखो क्वेश्चन ही खो गया भाई, किधर गया क्वेश्चन? एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ ये रहा। तो इधर देखो, पहले वाला का तो बॉइलिंग, देखो पूछा गया कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स, तो डेल्टा टीबी वन तो तुमने निकाल लिया, डेल्टा टीबी वन कितना आ गया? ये तो पॉइंट वन आ गया था। अब डेल्टा टीबी टू मतलब जो मिक्सचर है उसका कैसे निकालोगे? देखो सेम, केबी का तो वैल्यू तो वैसे का वैसे रह जाएगा, केबी तो हाफ, ठीक है, 0.5। और मोलालिटी कितना हो जाएगा? मोलालिटी, सॉरी, हाँ मोलालिटी इन सबका सम हो जाएगा। तुम बोल सकते हो कि आई है, बट बेसिकली आई मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ही तो है ना ये, मतलब पूरा जितना आयंस था उतना ही तो आ गया ना। तो कितना हो जाएगा? 0.3/2। तो कहाँ गया? फिर से हो गया, हाँ ये रहा। टीबी इक्वल टू पॉइंट हाफ, सॉरी हाँ मतलब 0.5 मतलब हाफ इंटू मोलालिटी। मोलालिटी मतलब कितना बाकी है? 3.2, सॉरी 0.3, 0.3, 0.3, 0.3/2। तो ये डेल्टा टीबी टू हो गया। अब इनका डिफरेंस निकाल दो, वही तो पूछा है आंसर में, देखो वाई पूछा था, सॉरी मैं शायद मिटा दिया, बट हाँ वाई तो यही हो जाएगा ना, डेल्टा टीबी। जो मैग्नीट्यूड निकालना है ना, मैग्नीट्यूड में क्या है, अब तो मॉड वाई शायद बोल दिया होगा, हाँ मॉड वाई बोला था, वैल्यू ऑफ मॉड वाई। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, जो आएगा वही आंसर होगा। तो क्या फर्स्ट पार्ट तो ऑफकोर्स तुमको समझ आ गया, सेकंड पार्ट क्या समझ आया कि कैसे किया? इधर आई फाइव मत लिखो, आई फाइव मतलब ऐसे लिखो कि डेल्टा टीबी टू जो है, आई 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 का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आई में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमको तो पता है कि कितना मोल ईच है, मतलब कितना मोलारिटी ईच एंड ईच एवरी वन का है। तो उस वो लिख दो कि के बी इंटू मोलारिटी ऑफ पहला वाला जैसे बी ए टू प्लस के बी इंटू मोलारिटी ऑफ सी एल माइनस प्लस के बी इंटू मोलारिटी ऑफ एनओ थ्री माइनस। तो इन सबको ऐड करके मैं बस के बी कॉमन ले लिया, के बी कॉमन लेके जो टोटल था कि एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, मतलब सबका मोलारिटी ऐड करके 0.3/2 आ गया। तो वो निकालो और डिफरेंस, अब कैलकुलेशन ऑफ कोर्स तुम्हारे ऊपर, तो वो निकालो और निकाल दो। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, पहला वाला तो एकदम ही, पहला पार्ट तो एकदम ही इजी था। सेकेंड वाला मॉड वाई वाला ये थोड़ा अच्छा था कि हाँ इसमें लोग क्या करेंगे कि आई का फॉर्मूला लगाने का कोशिश करेंगे, आई का हम बात ही नहीं कर रहे। आई को इग्नोर करो भाई, आई आई को कॉन्सेप्ट ही नहीं है इधर, तो तुमको डायरेक्ट पता है कि सोल्यूशन के अंदर ये ईच आयन कितना कितना है, राइट, तो उससे डायरेक्ट हो जाएगा। तो आई का कोई बात करने का जरूरत नहीं है, राइट। तो ये कर लो, ये हो जाएगा, राइट। सो होप करता हूँ कि तुमको ये समझ आ गया, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। एक सेकंड में बस क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या बोलता है कि लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, मतलब आई वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, आइडियल सोल्यूशन, हाँ। फॉर ऑल compositions ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस, अच्छा, टू सच solutions with 0.5 and 0.5 mole fractions of A have total vapor pressure इतना respectively. What is the vapor pressure of pure liquid in bar? तो एक सेकंड और एक बार पढ़ लेता हूँ कि क्या बोला, कि टू सच सॉल्यूशंस है कि 0.25 और 0.5 मोल फ्रैक्शंस है, और टोटल वेपर प्रेशर दिया गया है कि, अच्छा हाँ ठीक है, राउल्स लॉ लगा दो, राउल्स लॉ से तो हो जाएगा ना, कि राउल्स लॉ लगाओगे या फिर एक सेकंड में देख लेते हैं कि क्या लगेगा। ठीक से पढ़ा नहीं है तो ठीक है, एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं, कि मैं भी तो तुम्हारे सामने कर रहा हूँ ना, तो ठीक है। अम, तो एक सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए शाई ए जो है वो तुम्हारा 0.25 है, 0.25 हो गया शाई ए। अब क्या पूछा है कि, और अच्छा वो सेकंड सेकंड का बारे में बोल रहा है, ठीक है, 0.5 इतना है, और ठीक है, पी ए डिग्री तो नहीं दिया है, तो ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर तो दिया है ना, टोटल वेपर प्रेशर 0.3, तो 0.3 इक्वल टू शाई ए, मतलब शाई ए, तो ये तो राउस लो, ठीक है, शाई ए इंटू पी ए डिग्री प्लस, अब देखो एक शाई का इतना है, तो शाई भी क्या हो जाएगा, 1 - शाई है। तो 1 - शाई मतलब क्या, 0.25 मतलब 0.75 इंटू पी बी डिग्री, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन लिख लो। नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो, ये तो बस कॉमन, क्या बताऊं, कैलकुलेशन है बस, दो लीनियर इक्वेशन आ जाएंगे। तो वो तो तुमको आता है ना, कि मैथ्स में तो उतना तो पढ़ा होगा कि, अब देखो 0.4 इक्वल टू, ये तो बस राउसर का सिंपल एप्लीकेशन है, ठीक है। पी ए डिग्री फिर से, और मोल फ्रैक्शन कितना है, मोल फ्रैक्शन अब 0.5 हो गया, इसका मोल फ्रैक्शन 0.5 हो गया, और पी ए डिग्री प्लस पी बी डिग्री इंटू इसका भी मोल फ्रैक्शन 0.5 हो गया, 1 - 0.5। तो
बस सॉल्व करके वैल्यू भी, तो पी ए डिग्री पी बी डिग्री में दो इक्वेशन आ गए, तो सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो, तो हो जाएगा। ये तो फिर भी आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं मतलब सॉल्व करने लायक, राइट। सो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ऑन डिजॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलाटाइल आयोनिक सॉल्वेंट, ठीक है, नॉन वोलाटाइल है तो सब नॉन वोलाटाइल ही मैं बोलना भूल गया था, बट अगर नॉन वोलाटाइल नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम सब सॉल्यूट जो है हम नॉन वोलाटाइल ही एज्यूम करते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो ऑन डिजॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल नॉन आयनिक सॉल्यूट टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। हम्म ठीक है, बेंजीन का एक काम कर लो, बेंजीन का मास तो दिया होगा शायद, हाँ 78। तो निकाल लो बेंजीन का मोल निकाल लो, एन बेंजीन का, बेसिकली बेंजीन तो सॉल्वेंट है, तो N2 निकाल लो, N2, क्या बोलूँ, N1 N2 को सल्यूट बोल देते हैं, तो N1 निकाल लो बेंजीन का, N1 निकाल लो, मतलब मोल 39/78 कर लो, ठीक है। अब ये तो तुम्हारा वही पहला वाला क्वेश्चन का, मतलब हम जो पहले किए थे ना, पी डिग्री माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट यानी N2 बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मतलब N1। इधर बस बैठा तो इधर तो देखो डायरेक्ट 10 हो जाएगा, और इधर क्या 640 हो जाएगा, 640 हो गया। अब उससे तो आसानी से तुम N1 निकाल लो, सॉरी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम इससे एक काम करो कि N1 तो दिया गया है ना, हाँ N1 दिया गया है, तो डायरेक्ट N2 निकाल लो। N2 निकाल लो मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि तुमको तो ये पता है पी डिग्री माइनस पी एस इक्वल टू अगेन N2/N1। तो N2 तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया। तो अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो डिप्रेशन तो आइडियल सोल्यूशन मान लेते हैं, तो आइडियल सोल्यूशन मतलब आई को वन ले लेते हैं, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होगा, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाई मोलालिटी। के एफ तो दिया है ना कि 5.12, मोलालिटी कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ सल्यूट बाई टोटल वेट। टोटल वेट कितना आ जाएगा, ये तो खुद कर लोगे ना यार, ये तो हम करने का जरूरत है क्या, बता दो। ऑफ कोर्स नहीं भाई, देखो भाई ये तो पता होगा ना कि हाँ मोलालिटी तो निकालना आता है ना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अगर पढ़ लो, अगर नहीं आता तो ठीक है। तो मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट कितना आ गया, सॉल्वेंट का तो वेट तुम्हारा 39 है, और N2 तो इधर से निकल गया, N2 तो इस वाला रिलेशन से निकल गया N2। तो उसके बाद सब्सटीट्यूट कर दो कि डेल्टा टी एफ इंटू के इक्वल टू के एफ इंटू N2/39, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉरी मास ऑफ सोल्यूशन 39 इंटू 1000 होगा, क्योंकि ये तो 39 ग्राम है ना, तो उसको यूनिट वगैरह थोड़ा ठीक करना होगा, ठीक है। तो अब बस डेल्टा टी एफ निकाल लो, आंसर आ जाएगा, कुछ टफ नहीं है, तो एकदम एकदम आसान था। बस ये पता होना था कि जो हमने पहले भी अप्लाई किया उससे N2 निकाल के उस डेल्टा टी एफ वाला फॉर्मूला में पुट करना था, और कुछ नहीं, राइट। तो ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब इसमें आते हैं, इसमें ये मतलब ठीक है, मतलब उतना टफ नहीं है, मतलब क्वेश्चन मैं जब पहले बार इसको किया था ना, तो मेरे को लगा था कि यार क्या टफ है, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन का लेंथ देख के डरना नहीं है, ठीक है, तो सब कुछ फंडामेंटल से ही होगा, राइट। सो अब देखो कि क्या बोला गया है कि प्लॉट गिवन बिलो शो पीटी कर्व मतलब प्रेशर टेम्परेचर कर्व्स फॉर टू सॉल्वेंट्स एक्स एंड वाई एंड आइसोमोलर सॉल्यूशंस ऑफ NaCl इन दिस सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो इक्वल मोलर ऑफ NaCl है, ठीक है, कोई बात नहीं। NaCl डिसोसिएट्स इन बोथ सॉल्वेंट्स। एक काम करते हैं ना कि पहले ये वाला एक इजी है, तो एक ये वाला कर लेते हैं, ऑफ कोर्स वो भी करेंगे, वो ही करेंगे भाई। आ, वो डाउट हो रहा क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही इजी है, मतलब ये एकदम एकदम अभी हो जाएगा। ये वाला नहीं, ये वाला कर लेते हैं एक बार, उसके बाद ये वाला कर लेंगे, ठीक है, एक ही तो बात है ना, ठीक है। तो ये एक बार ये देख लो, ठीक है, कि लिक्विड्स ए एंड बी फ्रॉम आइडियल सोल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। अब और देखो इक्विमोलर दिया है, इक्विमोलर बाइनरी सोल्यूशन मतलब सेम मोल्स, ए का जितना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हाफ हो जाएगा, बेसिकली समझ तो आ रहा होगा। इक्विमोलर बोला मतलब बी का 1 मोल, तो फिर ए का भी 1 मोल होगा, और शाई ए हाफ हो जाएगा, शाई भी तुम्हारा भी, शाई भी तो 1 - शाई है, तो फिर से वो भी हाफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए एंड बी हैव वेपर प्रेशर 45 टॉट, ठीक है, ये तो फिर से राउल्स लॉ लग गया शायद, हाँ, तो 45 टोटल वेपर प्रेशर है इक्वल टू शाई ए इंटू पी ए डिग्री प्लस हाफ इंटू पी बी डिग्री, ठीक है, पी बी डिग्री, हाँ पी बी डिग्री, ठीक है, पी बी डिग्री। तो
इधर से पीवी डिग्री का एक रिलेशन आ जाएगा, और इधर से फिर नया केस और एक और दूसरा केस का लिख लो कि 22.5 इक्वल टू पी ए डिग्री इंटू शाई ए, पी ए डिग्री इंटू शाई ए प्लस पीबी डिग्री वगैरह तो कुछ दिया नहीं है, बट ठीक है, पीबी डिग्री इंटू शाई बी। तो इधर देखो ना, हो जाएगा भाई, इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब शाई ए बाई शाई बी निकालने को बोला है न्यू सोल्यूशन में, तो इससे जो रिलेशन आएगा, जो आएगा इसमें थोड़ा सब्स्टिट्यूट वगैरह करके थोड़ा मैनिपुलेट वगैरह करो, हो जाएगा। ये तो एकदम पता था ना मैंने, ये तो एकदम ही आसान था। ये बस एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए किया था कि तुमको डर ना लग जाए ऊपर वाला क्वेश्चन से, राइट। सो ये एकदम ही लल्लू था। इसमें देखो 45 इक्वल टू शाई ए इंटू पी ए डिग्री प्लस शाई बी इंटू पी बी डिग्री। अब शाई ए पी ए डिग्री पी बी डिग्री में एक रिलेशन आ गया, उस रिलेशन को इधर सेटिस्फाई करके शाई ए बाई शाई बी निकाल लेना। कैलकुलेशन ही तो है, और तो कुछ है ही नहीं, राइट। तो मिटा देता हूँ, उसके बाद ऊपर वाला क्वेश्चन में लौटते हैं, राइट। तो इसमें पहले बोला गया कि हाँ ये ग्राफ दिया है, ठीक है, फाइन। बोला क्या गया है कि एडिशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एस इक्वल अमाउंट ऑफ दिस सॉल्वेंट्स। अच्छा, इक्वल अमाउंट में मतलब ठीक है, मोनालिटी शायद सेम बोला होगा, तो शायद वो होगा। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स इज 3 times दैट ऑफ वाई। अच्छा, हाँ, अच्छा तो ये यूजुअल था ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब ये जो कहानी है इसमें सल्यूट डाला नहीं गया है, ठीक है। ये सल्यूट डालने के बाद ग्राफ नहीं है, देखो पहला वाला जो है प्योर सॉल्वेंट एक्स का है, उसके बाद NaCl इन एक्स है, उसके बाद सॉल्वेंट वाई का है, और NaCl इन वाई है, तो ठीक है। तो इससे देखो क्या टेम्परेचर, तो देखो डेल्टा टीबी क्या दिख रहा है तुमको, डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा राइजिंग पॉइंट, इसके लिए डेल्टा टीबी देखो दो हो गया। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, लेट्स से कितना यूज कर लूँ, ब्लैक यूज कर लेता हूँ इसमें देखो, या फिर रेड यूज कर लेता हूँ, ठीक है। डेल्टा टीबी इसमें देखो दो है, और इसमें देखो डेल्टा टीबी कितना है, 367 से 368, मतलब इसमें डेल्टा टीबी 1 है, राइट। तो डेल्टा इस इधर लिख लेते हैं कि ठीक है कि डेल्टा TB1 इक्वल टू आई टाइम्स KB, KB इंटू मोलालिटी इंटू एम, मोलालिटी। अब देखो इसमें तो मोलालिटी दोनों में सेम होगा ना, क्योंकि देखो आइसोमोलल सोल्यूशन बोल दिया, तो मोलालिटी तो दोनों में ही सेम है। तो ठीक है, टी ये क्या आ गया, ये टी कितना आ गया, एक्स आ गया, टी बी एक्स, राइट। तो और डिवाइडेड बाई TB वाई। तो इधर से तो दिख रहा है कि एक रिलेशन आ गया आई में, क्योंकि देखो TB एक्स और TB वाई तो दिया है ना कि 2:1 है, ये तो ये 2:1 है। और देखो केबी तो दोनों का ही सेम होगा, केबी में तो कोई फर्क नहीं है, के मतलब के में तो दोनों का ही सेम होगा। तो इधर से तो कितना आई इक्वल टू 2 आ रहा है, राइट। सो केबी कट गया, और इधर रेशियो 2 और एम भी कट गया, तो आई कितना आ गया, आई 2 आ गया। तो ठीक है, मतलब ये जो प्रोसेस है या फिर जो सॉल्वेंट है, उसके लिए आई इक्वल टू 2 आ गया, फाइन। तो वही वही शायद दिया होगा इसमें, वही निकालना था कि आई इंटू के बी इंटू एम, तो के बी इंटू एम तो कट गया, और आई वन बाई आई टू जो है वो आपका 2। तो बेसिकली रिलेशन आ गया, बेसिकली आई 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 मतलब 2 आ गया, राइट। तो ये तो डायरेक्ट दिया गया है, तो इसमें और हम क्या ही बताऊं, राइट। हम्म, आई के बीच में रिलेशन आई इक्वल टू 2, ठीक है। अब अब देखते हैं कि क्या हुआ। अब तो मेन कहानी अब है कि ऑन एडिशन ऑफ इक्वल मोल्स ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अच्छा तो ठीक है, ये जो सोल्यूशन था दोनों में, लेट्स से एक्स था और वाई था, उसमें हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए, फाइन फाइन। अब कब बोला गया है कि सॉल्यूट एस इज नोन टू अंडरगो डाइमराइजेशन इन दिस सॉल्वेंट्स। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब सोल्यूशन ए, एक सेकेंड, आई तो 2 आया ना, तो शायद मैंने एक छोटा सा गलती कर दिया इधर कि एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। एक बार लाइक मैं अभी देखा कि हाँ, थोड़ा गलती हो रहा है कि एक सेकेंड, थोड़ा सा तबीयत थोड़ा डाउन है, तो होता है, बट ठीक है, अब वापस आते हैं, राइट। तो डेल्टा टी बी एक्स क्या आ गया, तो डेल्टा TB एक्स इक्वल टू 2 आ गया, और डेल्टा TB वाई जो है वो आ गया तुम्हारा 1 आ गया, ठीक है, फाइन। अब देखो आई क्या अभी इधर लिखना ज़रूरी है, क्योंकि
ये तो बोला दिया बोल आई तो इसके लिए लिखना जरूरी ही नहीं है। अरे यार हाँ, इसलिए तो भाई आई तो दोनों का वन होगा भाई, इसलिए गलत हो रहा था। राइट राइट राइट। अरे देखो, क्योंकि आई तो आई टू क्यों क्यों होगा भाई, वो टू तो नहीं होगा ना। मैंने पहली बार एज्यूम कर लिया था कि के बी एक्स इक्वल टू के बी वाई पकड़ लिया था, इसलिए कट के वाई इक्वल टू वन आ गया। बट दोनों तो अलग अलग सॉल्वेंट है ना, तो उनका के बी कैसे सेम हो जाएगा। के बी तो सॉल्वेंट डिपेंडेंट है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, तो ये गलत है। हाँ, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सो रियली सॉरी फॉर दैट। आई आई तो वन होगा क्योंकि इधर बोल दिया कि एनएसीएल कंप्लीटली डिसोसिएट, मतलब आई वन है, ठीक है। मतलब पूरा, क्या बताऊं, पूरा डिसोसिएट कर दिया दो में, राइट। तो तो एक काम करते हैं, तो एक अब लिख लेते हैं फॉर्मूला, अब लिख लेते हैं कि इसमें से तो क्लियरली दिख रहा है कि डेल्टा टीबी का फॉर्म में लिख लो कि कितना आ जाएगा। आई इक्वल टू वन, मतलब समझ रहे हो ना कि आई इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से मैंने गलत बोल दिया। राइट राइट, एक बार फिर से करते हैं, एक बार फिर से करते हैं। तो सो थोड़ा दिमाग में थोड़ा पेन हो रहा था, बट आई होप, शायद लगता है यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। बट लेट्स से एक बार एकदम धीरे धीरे से एकदम करते हैं, मैं आप समझ गया, ठीक है। तो डेल्टा टी बी एक्स इक्वल टू टू, डेल्टा टी बी वाई इक्वल टू वन, ठीक है। इतना तो दिया है, ठीक है हमको। और और क्या दिया है कि हाँ, एक्स और वाई डिफरेंट सॉल्यूशंस है। और एक दिया है कि हाँ, आइसोमोलल है, मतलब मोलालिटी तो कैंसिल हो गया। तो एक काम करते हैं कि डेल्टा टी बी एक्स को लिख लेते हैं कि टू टाइम्स ऑफ दैट है, ठीक है। देखो लिखा है कि टू टाइम्स, कहाँ गया, हाँ, तो टू टाइम्स इतना आ गया। तो डेल्टा टी बी एक्स का फॉर्मूला लिख दो। आई आई वन नहीं होगा, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया कि आई, बेसिकली आई का टर्म कट जाएगा, ठीक है। एक बार देख लो, आई इंटू के बी एक्स, आई इंटू के बी एक्स इंटू मोलालिटी इज इक्वल टू आई इंटू के बी, टू इंटू, क्योंकि इधर एक टू टू आएगा ना, क्योंकि इधर तो वाई के लिए लिख रहे हैं, तो टू इंटू आई इंटू के बी वाई इंटू एम। अब देखो, एम एम कट गया और आई आई भी कट गया, आई इधर टू होगा। टू क्यों होगा, क्योंकि एनएसीएल एनएसीएल जब ब्रेक करेगा किसमें किसमें करेगा, एन ए प्लस प्लस सी एल माइनस। देखो मैं गलती हुआ था, मैं तुमको बता दिया। अगर मैं चप जाता कि नहीं नहीं आई इक्वल टू वन है, तब भी आंसर ठीक आ जाता ना, सही आ जाता। इसलिए मैं मतलब रेक्टिफाई करने के लिए मैं तुमको गलत नहीं सिखा रहा हूँ, राइट। तो थोड़ा जल्दबाजी में थोड़ा गलती हो गया था, थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम हो गया था, मतलब थोड़ा ब्रेन वगैरह में, बट ठीक है। तो इधर से क्या तुमको दिख रहा है कि आई आई वगैरह कट गया, तो एक के बी एक्स और के बी वाई में एक रिलेशन आ गया। मतलब के बी एक्स, के बी जो मतलब के बी इक्वल टू टू इंटू के बी वाई आ गया, के बी एक्स इक्वल टू टू इंटू के बी वाई। तो इससे एक रिलेशन आ गया, ठीक है। तो के बी, दोनों का के बी में एक रिलेशन आ गया। अब फर्दर पढ़ते हैं कि क्या बोला है कि ऑन एडिशन ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ सॉल्वेंट द सॉल्यूट एस इज नोन टू अंडरगो डाइमराइजेशन, ठीक है। अच्छा, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एक्स इज थ्री टाइम्स दैट ऑफ सॉल्वेंट वाई। अब एक काम करते हैं कि नया सोल्यूशन में फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं कि एलिवेशन, अगर डेल्टा टी बी डैश एक्स, टी बी डैश एक्स कितना आ जाएगा, टी बी डैश एक्स कितना आ जाएगा कि देखो आई, आई में शायद थोड़ा चेंज आएगा, लेकिन के बी के बी एक्स मल्टीप्लाइड बाई मोलालिटी। अब देखो मोलालिटी तो दोनों में सेम होगा, क्योंकि इनिशियली आइसोमोलल था, और अब भी देखो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इन इक्वल अमाउंट ऑफ दिस सॉल्वेंट, मतलब मोलालिटी भी सेम हो जाएगा, मतलब मोलालिटी भी सेम रहेगा आफ्टर तुम्हारा एडिशन, राइट। तो उसके बाद डेल्टा टी बी वाई, डेल्टा टी बी वाई, इधर आई 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 कितना, आई एक्स, और इधर आई वाई, राइट, आई वाई। और ये के बी वाई इंटू मोलालिटी। तो इधर दिया है कि टी बी एक्स इक्वल टू थ्री टाइम्स दैट ऑफ वाई है, तो तुमको दिख रहा है कि थ्री आई एक्स, भाई ये तो पूरा मैथ्स लग रहा है भाई सच में। थ्री आई एक्स के बी एक्स, एक्स लिख देता हूँ, के बी एक्स इक्वल टू आई 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 वाई और के बी वाई, क्योंकि एम एम वाला टर्म कट गया। तो के बी एक्स और के बी वाई में तो रिलेशन पता है ना, तो अब तुम ये आई एक्स और आई वाई में भी रिलेशन पता कर लो। देखो अब ये डाइमराइजेशन हो रहा है, तो डाइमराइजेशन में क्या होगा, देखो डाइमराइजेशन मतलब ए टू कन्वर्ट्स टू टू ए हो गया, तो इससे इसमें आगे निकालो कि वन जीरो है, लेट्स से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ अल्फा है, तो लेट्स से वन माइनस अल्फा और ये टू अल्फा। तो
हाँ ठीक है, तो ठीक है, अल्फा अल्फा इससे गया, तो टू अल्फा, तो देखो इसका आई आई कितना हो जाएगा, इसका आई हो जाएगा वन प्लस अल्फा, वन, हाँ वन प्लस अल्फा, तो इसका आई वन प्लस अल्फा हो जाएगा। तो देखो आई वाई बाई आई एक्स, या फिर उल्टा जो भी निकालने का है तो वो निकाल लो, और उसके बाद उसके जगह वन प्लस अल्फा दे दो, शायद को एक के लिए अल्फा दे दिया शायद। हाँ देखो डिग्री ऑफ डायमेंशन फॉर एक दे दिया कि 0.1, राइट। सो एक सेकेंड, एक बार देख लेता हूँ कि कोई गलत तो नहीं हो रहा, अब होपफुली नहीं होगा क्योंकि अब तो एकदम कॉन्सेप्चुअली ठीक किया है। हाँ शायद ठीक ही होगा, बट एक सेकेंड, कुछ कुछ तो गलती हुआ होगा ना, एक सेकेंड एक सेकेंड। अरे हाँ, इसमें क्योंकि देखो इधर जब आई निकालेंगे तो आई ग्रेटर देन मतलब आई वन प्लस अल्फा, मतलब आई से वन से ग्रेटर आ जाएगा। देखो अगर गलती हुआ तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं अब यहाँ से जो आई निकाला कि आई इक्वल टू वन प्लस अल्फा, देखो अल्फा तो तुम्हारा दिया है कि कुछ पॉजिटिव होगा, वन प्लस 1.7, तो आई इक्वल टू 1.7 मतलब कैसे होगा, क्या बोला था एक सेकंड क्वेश्चन में। अच्छा डाइमराइजेशन, रियली सॉरी, डायमंडाइजेशन तो उल्टा होता है ना भाई, अरे यार, अरे यार, ये इसमें मिस्टेक हो गया यार, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। अरे इसमें इसमें भाई इतना कुछ करके इसमें मिस्टेक हो गया, एनीवेज। अरे डायमंडाइजेशन मतलब क्या, डायमंडाइजेशन मतलब तुम्हारा दो मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, मतलब टू ए, मैं पहले उल्टा लिख दिया था, टू ए बिकम्स ए टू, तो इसका लेट्स से एक मोल है, और तो इसका जीरो, लेट्स से इसका वन माइनस अल्फा है, तो इसका कितना अल्फा बाई टू होगा, राइट। तो इसमें इसमें आई कितना हो जाएगा, इसमें आई हो जाएगा वन माइनस अल्फा बाई टू, इसीलिए मैं सोचूं भाई आई वन से ग्रेटर देन कैसे आ गया, राइट। तो ठीक है, थोड़ा एरर हो गया था कि मैं उल्टा लिख दिया था, अगेन ठीक से ना पढ़ने का नतीजा, और थोड़ा दिमाग में थोड़ा दर्द भी हो रहा है, अब एक्चुअली फीवर है ना इसलिए शायद। बट एनीवेज, तो ये तो समझ आ गया ना कि अब कैसे निकाले कि आई, ये आई है ना वन माइनस अल्फा बाई टू बाई वन, तो उससे तो वन माइनस अल्फा बाई टू ही लिख देते हैं बेसिकली। आई का फॉर्मूला अगर तुमको रटता है कि हाँ ठीक है कि एसोसिएशन डायमराइजेशन या फिर पॉलीमराइजेशन होगा तो ये फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला मत रटो, ऐसे कर लो, अगर गलती हो गया तो तुमको दिख जाएगा ना। तो ठीक है, अब ये अल्फा अल्फा वाई दिया है शायद, राइट, हाँ अल्फा वाई दिया है, तो इससे तुम्हारा आई वाई आ जाएगा, तो आई वाई आ जाएगा तो आई एक्स भी आ जाएगा, क्योंकि रेशियो मिल जाएगा ना, तो थ्री का रेशियो आएगा शायद, तो कैलकुलेट करके देख लेना जो आएगा आएगा। ये मतलब अब मैंने थोड़ा एरर्स कर दिया था कि हाँ थोड़ा मतलब ये क्वेश्चन आसान ही था, मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं। देखो इसमें पहले तुम्हारा केबी का रिलेशन निकालना था, और इसके बाद डायरेक्ट तुमको आई वाई और आई एक्स में रिलेशन निकालना था, उसके बाद अल्फा से रिप्लेस कर देना था, मतलब आई को इन टर्म्स ऑफ अल्फा लिख देना था, तो उससे ही हो जाता। मतलब मैं थोड़ा जल्दबाजी में और थोड़ा वो क्या केयरलेसनेस में थोड़ा गलती कर दिया, तो तुमसे गलती नहीं होना चाहिए। मैं सही बात भी बता दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं छुपा दिया मैंने गलती, मैं गलती है तो मानना पड़ेगा यार, गलती तो था अब, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो ये तो हमने किया, तो एक सेकंड अब ये वाला कर लेते हैं कि अभी और 7 मिनट है, तो शायद सारा नहीं हो पाएगा। ये वाला क्वेश्चन भाई, ये वाला क्वेश्चन एडवांस का है भाई, दिख रहा है भाई, ये लल्लू छाप क्वेश्चन है भाई। देखो मतलब मेरे को पता है, मतलब ये वर्ड में तुमको शायद थोड़ा हार्श लग रहा है, बट हाँ सच में बहुत ईजी है। देखो जो प्योर वाटर का फ्रीजिंग कर्व दे दिया है भाई, ये तो तुम देख के रिजेक्ट कर दोगे भाई, ये कैसे कैसे पता नहीं, ये ऑप्शंस कैसे दे दिया, शायद एक दो इजी क्वेश्चंस होंगे तो उसमें से ये अगर कोई गलत कर दिया ना, तो मतलब वो सच में ढंग से नहीं पढ़ा भाई, सच में। ये देखो, ये तो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कर्व है, ये तो वाटर का तो कर्व ऐसे ही रहता है भाई। ऐसे ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे थोड़ी हो जाता है ना। तो कर्व तो ऐसे, ये तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ग्राफ। अब ठीक है, अब वाटर और इथेनॉल दिया है, तो अब शायद अब देखो किसमें कंपैरिजन देखना है कि डेल्टा टीबी, टीबी में कंपैरिजन देखना है, इधर डेल्टा टीबी या फिर डेल्टा टीएफ जो भी है, हम देख लेते हैं कि क्या बोला है कि बॉयल एयर वगैरह। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है, ठीक है। तो देखो इधर डिप्रेशन कितना है, दो का है, और इधर डिप्रेशन कितना है, तीन का है, तो अब निकाल लो कि किसमें कितना डिप्रेशन है, जो डेटा डेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो बोला गया है कि एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम इथेनॉल, तो इथेनॉल का मास तो 46 है, तो उसमें से मोल्स निकाल लो, और टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। हाँ तो ठीक है, ये भी हो गया ना भाई, ये देखो डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ कितना 40 कितना, सॉरी सॉरी टू टू दिया हो, के एफ मल्टीप्लाइड बाई मोलालिटी, मोलालिटी मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट, एम एस, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट नहीं है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है, एन एन एस मोल्स ऑफ सोल्यूट
बाय मास ऑफ सोल्यूशन जो कि 500 है इंटू 1000, क्योंकि ग्राम में है ना, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई ये तो डायरेक्ट देखो 500, मैं ही कर देता हूँ कैलकुलेशन भाई। ये 2 आ गया, और कर लेना यार, अब कितना आएगा कि 500 ग्राम। अब जो मोल आएगा भाई, अब अभी मोल्स में कैसे कैलकुलेट करूँ, 34.5/46 कर लेना। आंसर शायद मेरे को जितना याद आ रहा है कि सी आएगा। तो देख लेना कि डेल्टा टी एफ डायरेक्ट एग्जैक्ट 3 आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये करना होगा बस। दिख रहा है कि कितना आसान क्वेश्चन था ये, तो एडवांस का क्वेश्चन मानने में ही थोड़ा ये लगता है कि हाँ ठीक है, बट हाँ इजी क्वेश्चन तो कभी कभी आ जाते हैं, बट एनीवेज तो ये तो एकदम ही इजी था कि हाँ 2 into ms बाई 500, ये तो डायरेक्ट निकलना था, राइट। सो ये तो हो गया हमारा, राइट। सो उसके ऊपर वाला कर लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये वाला नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई ये सब तुमसे हो जाएगा। ये सब मतलब थोड़ा पुराना पुराना है, मतलब रिसेंट नहीं है, मतलब और थोड़ा टफ भी नहीं है। ये सब देखोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है कि देखो फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, कोबाल्ट इतना का, कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया, द नंबर ऑफ क्लोराइड, ये सब कोऑर्डिनेशन के एफ दे दिया है कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इक्वल इनटू मोलालिटी इनटू तुम्हारा आई 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 जो है, तो उससे बस तुमको आई निकालना है शायद, तो उससे नंबर ऑफ क्लोराइड आयन निकल जाएगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, ये सब एकदम आसान है। ये भी देखो डिप्रेशन, तो उधर से तुम मोल मोल निकाल लो शायद, जो भी है तुम इनटू शायद वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, सॉरी वेट ऑफ फिनॉल आ जाएगा, तो सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, तो परसेंटेज तो निकाल ही लोगे ना। ये सब आसान है। तो एक अच्छा क्वेश्चन जो है रह गया कि ये भी एकदम, ये सब वो एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। एक बार ट्राई कर लेना, अगर इनमें से कोई डाउट हो तो बता देना। अब और 4 मिनट है तो जल्दी जल्दी ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, राइट। सो a solution is formed by mixing liquids L and M. The vapor pressure of L is plotted against such a mole fraction. से तो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो है कर्व है, राइट। तो देखो देखते हैं कि क्या क्या आंसर ठीक होगा, मतलब सही होगा। तो एक बार तुम भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, अगर तुमने नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ के एक बार तुम खुद अगर ट्राई कर लो, अगर ट्राई करना है तो, वरना मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये एक्सएम का दिया है, तो एक्सएम लिक्विड का, तो इधर एक्सएम क्या 1 बोला है कि 0 बोला है, तो एक सेकेंड एक्सएम शायद ये 1 है, ठीक है। तो इधर से है ना, तो इधर का ग्राफ है, तो ठीक है। एक्सएम इधर इधर इस पॉइंट में क्या है, मतलब पॉइंट, ये कुछ भी पॉइंट मान लो, ओरिजिन मान लो, एक्सएम क्या है इधर, एक्सएम इक्वल टू 1 है, और एक्सएल जो है, एक्सएल 0 है, एक्सएल 0, ठीक है। अब इधर इधर उल्टा हो जाएगा इस पॉइंट में, पॉइंट जेड में मान लो, पॉइंट जेड में क्या हो जाएगा, पॉइंट जेड में तो बस सिंपली उल्टा हो जाएगा ना, कि एक्सएल 0 हो जाएगा, एक्सएल सॉरी सॉरी एक्सएल 0 होगा ना, नहीं 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 सॉरी, एक्सएम जो है 0 हो जाएगा, एक्सएम 0 हो जाएगा और एक्सएल 1 हो जाएगा, ठीक है, फाइन। नो इश्यूज इन दैट। तो क्या पूछा है कि द पॉइंट जेड रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एम, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम, एंड राउल्स लॉ इज ओबेड फ्रॉम एक्सएल इक्वल टू 0 टू एक्सएल इक्वल टू 1। तो एक्सएल इक्वल टू 0 से एक्सएल इक्वल टू 1, और पॉइंट जेड क्या बोल रहा है कि प्योर लिक्विड का जो है वेपर प्रेशर, तो ऑफ कोर्स ये नहीं होगा ना, ये कैसे हो जाएगा भाई, ये तो पहला देखो जेड रिप्रेजेंट्स प्योर लिक्विड का, जेड जेड तो प्योर एल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये तो गलत हो गया। राउल्स लॉ वैलिड है या नहीं वो बाद में देखेंगे, ये तो गलत हो गया। तो पॉइंट जेड रिप्रेजेंट्स एम, जहां जहां लिखा है वो कैंसिल कर दो, देखो ये और एक कैंसिल हो गया। क्यों कैसे कैंसिल हो गया, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी तो लिखा है कि प्योर लिक्विड एम, एम कैसे करेगा भाई, इधर तो एल है ना। तो पॉइंट जेड रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एल, हाँ बात सही है। राउल्स लॉ इज ओबेड व्हेन एक्सएल टेंड्स टू 1, एक्सेल टेंड्स टू 1। तो क्या तुमको दिख रहा है कि ये एक काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन थोड़ा बन गया है। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा कर्व बना दिया, बट देखो कि एक्सेल जब टेंड्स टू 1 होगा, एक्सेल टेंड्स टू 1 मतलब क्या, मतलब इस डायरेक्शन में, तो कैन यू सी इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर तुमको डायरेक्ट ग्राफ बनाना होता तो तुम कैसे बनाते, तो जैसे ऐसे बनाते ना। एक सेकंड, स्ट्रेट लाइन का फिगर कहाँ है भाई, अब जो भी है जो भी है, फिगर लेंगे तो ज़्यादा देर हो जाएगा, कि बनाते तो ऐसे ऐसे बनाते ना। देखो एक्सेल टेंस टू 1 पे कोइंसाइड नहीं करेगा, तो कोइंसाइड कर जाएगा, राइट। तो बी तुम्हारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बी ऑप्शन सही है, तो अब डी देखते हैं कि क्या बोलता है कि एट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन एल एल, मतलब प्योर लिक्विड एल इन प्योर लिक्विड एम आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन। अच्छा ये भी आसान है ना भाई, देखो ये स्टैंडर्ड जो कर्व है ये है। अब देखो पॉजिटिव डिविएशन हो रहा है, मतलब पॉजिटिव डिविएशन मतलब ऊपर जा रहा है, राइट। ऊपर जा रहा है मतलब पॉजिटिव डिविएशन, तो पॉजिटिव डिविएशन हो गया मतलब जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब सोल्यूशन में कम हो जाएगा। तो देखते हैं क्या बोला है कि
अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन एल इन प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड स्ट्रॉन्गर, हाँ तो इधर वीक हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव डिविएशन है, तो पॉजिटिव डिविएशन में तो बॉइलिंग पॉइंट कम, तो हाँ डी सही है, तो डी करेक्ट हो गया, नो इश्यूज।